साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सिंह कुशवाहा। आज हम लोग देखने वाले हैं राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत, खास करके यह जो विषय है राजनीति विज्ञान, इसके जो कुछ उप विषय हैं जिसमें हम लोग प्रकरण पढ़ते हैं। संविधान एक ऐसा प्रकरण है जो आप जो भी एग्जाम देंगे लगभग एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। या आप यूजीसी नेट दे रहे हो, टीचर के लिए दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, जेपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, जो भी एग्जाम देंगे, संविधान एक ऐसा विषय है, प्रकरण है जिसको आपको अध्ययन करने होंगे। इस प्रकरण को हम लोग गहराई से देख रहे हैं और इसके अगले कदम में हम लोग देखने वाले हैं। अभी देख रहे हैं मूल अधिकार। अब मूल अधिकार के अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था समानता का अधिकार, पूर्ण रूप से हम लोग उसको पढ़ा। इसी तरह हम लोग गहराई में आज जा करके पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो यह भाग 3 यानी कि मूल अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में हम लोग बात करें तो इसमें पहले आरंभ में 7 अधिकार दिए गए थे, जिसमें एक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया था 1978 में 44वें संविधान संशोधन के दौरान। बाकी जो 6 अधिकार बचे उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार। यानी कि आप बिना युद्ध की तैयारी के आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, कोई भी सम्मेलन। फिर है संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संचरण का अधिकार। भारत के सर्वाध क्षेत्र में, मतलब सभी क्षेत्रों में निर्बाध, बिना बाधा के संचरण यानी कि घूमने का अधिकार। पांचवा, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने एवं निवास करने के अधिकार। भारत के किसी क्षेत्र में निवास का अधिकार। आप कहीं घूम फिर सकते हैं और निवास कर सकते हैं। फिर है कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। कोई भी रोजगार या व्यापार करने का अधिकार। तो यह अधिकार हमें प्राप्त होते हैं।
मूलतः जो अनुच्छेद 19 है, इसमें पहले मैंने बताया कि 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, एक था हमारा संपत्ति का अधिकार, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया, या कहेंगे कि निरस्त कर दिया गया, यह एक्टिव में नहीं है। तो इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामलों में है, न निजी मामलों में। अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के शेयरधारकों के लिए, न कि विदेशी या कानूनी लोगों जैसे कंपनियों व परिषदों के लिए, जैसे व्यापार वगैरह के मामले में जो आता है। और जो ये है, जो कंपनी यहाँ पे है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सोसाइटी है, और सब इनके तहत उनके जो भी एम्प्लॉई हैं या जो है, उनको ये अधिकार मिलते हैं। व्यक्ति को भी मिलते हैं, कंपनी को भी मिलते हैं, सदस्य को भी मिलते हैं, समूह को भी मिलते हैं। तो इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में हम लोग ये जान लें कि उल्लेखित अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है राज्य, चाहे तो उसके कुछ प्रावधान है, उसके तहत लगा सकता है। उसमें हम लोग पहला देखते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार मतलब बोलने एवं अपनी बात रखने का अधिकार। यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। इसी के अंतर्गत हमारे जो पत्रकार वगैरह आते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत आती है। इसीलिए प्रेस अपनी बातों को ठीक से रख पाते हैं और छिपी हुई न्यूज़ को निकाल करके लाते हैं। खैर ये परंपरा अब काफ़ी कम हो गई है, न्यूज़ छिपाने की ज़्यादा परंपरा हो गई है। वो तो कुछ मानिए कि कुछ ऐसे चैनल्स हैं या और जो कि इसको प्रमुखता से रखते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ चीज़ों को शामिल किया है, उसे देखते हैं कि कौन कौन शामिल हैं। तो पहला है अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। अपने एवं अन्य किसी के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। आप प्रसारित कर सकते हैं। दूसरा, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता। तीसरा, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। चौथा, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार। मतलब आप किसी का फोन टेप नहीं करते, निजता का। पांचवा, प्रसारित को करने का अधिकार, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। प्रसारित करने का अधिकार, जिसमें आप देखते हैं ना, प्रिंट मीडिया या मल्टीमीडिया, ये सब क्या है, ये इन्हें एक अधिकार मिला हुआ है जिसके तहत ये काम करते हैं। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। किसी
संगठन या राजनीतिक दल द्वारा बंद के विरुद्ध अधिकार। ये आपकी स्वतंत्रता है कि कोई बंद बुला रहा है तो उसमें आप शामिल होंगे या नहीं होंगे, बंद करेंगे या नहीं करेंगे। संगठन का काम है बंद आउट करना, उसका भी अधिकार है, लेकिन शांति तरीके से। अब आपका अधिकार है कि आप बंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो संगठन जब बंदी बुलाते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं सभी से कि ये चीजें से रिक्वेस्ट है कि आप इसको बंद ही रखें, बंद रखें, तो ऐसा किया जाता है। 7वां, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। सरकारी गतिविधियों की जानकारी रखने का आपको अधिकार है, आप सरकारी जानकारी रख सकते हैं। फिर है शांति का अधिकार। शांति का अधिकार इसी के अंतर्गत आएगा। फिर आएगा किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। किसी अखबार या मीडिया पर, किसी अखबार या मीडिया पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। 10वां, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार। तो ये अधिकार हमें प्राप्त है किसके अंतर्गत? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। जो स्वतंत्रता का अधिकार का पहला अधिकार है उसके अंतर्गत ये अधिकार आपके आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के बाद दूसरा जो आता है उसी के अंतर्गत आता है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार मिला हुआ है। इसमें शामिल हैं सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन का अधिकार। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन या सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं है। यह अधिकार में हड़ताल शामिल नहीं है, आप हड़ताल नहीं कर सकते। राज्य संगठित होने के कारण संगठित होने के अधिकार पर 2 आधारों पर प्रतिबंध लगाया सकता है। भारत की एकता, अखंडता एवं सार्वजनिक आदेश सहित संबंधित क्षेत्र से यातायात नियंत्रण करने का। आपराधिक व्यवस्था के धारा 144 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के रोक सकता है। इसे रोकने का आधार मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का खतरा भी हो सकता है। यह न्यायाधीश के पास क्षमता है। फिर है अगला हम लोग देखते हैं संगम या संघ बनाने का अधिकार। संगम या संघ
बनाने का अधिकार। जब कोई संगठन बनता है या संघ बनता है तो आपको ये अधिकार है कि आप ऐसा बना सकते हैं। सभी नागरिकों को बनाने का भी अधिकार है, उसके सदस्य होने का भी अधिकार है, उसमें शामिल होने का भी अधिकार है। इसके अलावा सहकारी समितियों का भी गठन कर सकते हैं। इसमें शामिल है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी, साझा फर्म, समितियां, क्लब, व्यापार, क्या क्या कर सकते हैं, इसके दल बना सकते हैं। राजनीतिक दल बना सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, कोई कंपनी बनाना है। फिर साझा व्यापार हेतु आप कोई संगठन बना रहे हैं। इसके अलावा समितियां बना सकते हैं, समितियां बना सकते हैं। इसके अलावा संगठन बना सकते हैं। ये सब बना सकते हैं, जिसको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, NGO, वो भी आप बना सकते हैं, जिसको हम लोग सोसाइटी बोलते हैं। तो ये सब बनाने का अधिकार आपको मिलता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। और इसमें इस अधिकार को भी, जितने अधिकार हैं वो सभी अधिकार को अगर राज्य सरकार, राज्य या केंद्र चाहे तो इसे निरस्त भी कर सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है इसे। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि श्रम संगठनों को मोल भाव करने, हड़ताल करने एवं तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए कानून बने हुए हैं, इसलिए आप उस कानून के तहत इसमें शामिल होंगे। फिर है अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अबाध संचरण, आप भारत में कभी भी कहीं भी घूम सकते हैं बिना किसी बाधा के। यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी हिस्से में संचरण करने का अधिकार प्रदान करती है। यह स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य से में एक दूसरे स्थान पर संचरण आप कर सकते हैं। यह अधिकार इस बात को बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना है, न कि संकीर्णता को। इसलिए यह निर्बाध घूमने का अधिकार देता है। अगला है निवास का अधिकार। कहीं भी निवास का अधिकार, आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, यह अधिकार आपको देता है भारतीय संविधान। उसमें आपको मिलता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इस अधिकार के दो भाग हैं। पहला, देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार। देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार। इसका तात्पर्य है कि कहीं भी अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से आप रह सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार। देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित रहने का अधिकार ये संविधान हमें देता है। इसकी बात करें तो अस्थायी रूप से आप गए, कुछ समय कहीं रह लिए, और ये देता है अस्थायी रूप से, यानी कि आप लंबे समय तक रह सकते हैं। व्यवस्थित रहना हम इसे समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ रह रहे हैं, जैसे अस्थायी रूप से रहेंगे तो आप अपना घर नहीं रेंट पे रह रहे हैं या कुछ एक ये रह गए। एक होता है कि अपना घर बना करके ठीक से रह रहे हैं, उसको आप अस्थायी रूप में समझ सकते हैं, रहने का अधिकार। यह अधिकार देश के अंदर कहीं जाने के आंतरिक अवरोधों का समाप्त करता है।
या राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है और संकीर्ण मानसिकता के महत्व नहीं देता है, उसे समाप्त करता है। राज्य इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध दो आधारों पर लगा सकता है, विशेष रूप से आम लोगों के हित में और अनुसूचित जातियों के हित में। ये प्रतिबंध कब लगता है? इसमें अगर प्रतिबंध की बात करें तो राज्य के हित में या कहें आदिवासी क्षेत्रों में। आदिवासी क्षेत्रों में क्यों? आदिवासी क्षेत्रों में वैसे नहीं कि आदिवासी क्षेत्र पूछेगा, कुछ ऐसे आदिवासी क्षेत्र हमारे विभाग हैं जहां आदिवासी नहीं चाहते कि कोई बाहरी लोग यहाँ पे आए और उनकी संस्कृति सभ्यता को नुकसान पहुंचाए, इसीलिए वो लोग स्वीकार नहीं करते। तो कुछ राज्य जो है उस क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा देते हैं कि यहाँ पे जाना मना है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी जो संस्कृति है, रिवाज है, वो बाहर के लोग आएंगे, उनका प्रवेश हमारे यहाँ होगा तो हमारी संस्कृति सभ्यता को प्रभावित करेंगे, इसीलिए वो ऐसा चाहते हैं कि वो ना आए। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप अगर वहाँ जबरदस्ती जाते हैं तो आप आदिवासी वहाँ पर अटैक भी कर देते हैं। ऐसे कुछ आदि मानव हैं ऐसे क्षेत्रों में हैं, जो कि आज भी हम लोग भले 2024 में चल रहे हैं, सब कुछ डिजिटल मीडिया में है, मैं ऑनलाइन क्लास ले पा रहा हूँ, आप घर से जाकर पढ़ पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की आज सुविधाएं सड़क तक नहीं है, यहाँ तक कि बहुत सारे खोज हुई हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा भी वहाँ तक नहीं है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि वो उस साधन को उपयोग करें। उच्चतम न्यायालय ने कुछ क्षेत्रों में लोगों के घूमने पर प्रतिबंध लगाया है, जैसे वेश्या और पेशेवर अपराधी लोगों को घूमने पर प्रतिबंध लगाया है। उपरोक्त प्रावधान में से यह स्पष्ट है कि निवास का अधिकार एवं घूमने के अधिकारों का कुछ विस्तार भी किया जा सकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर है व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। एक, सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, कोई भी पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार बहुत विस्तृत है क्योंकि यह जीवन के निर्वहन हेतु आय से संबंधित है। तो राज्य सार्वजनिक हित में इसके प्रयोग पर युक्तिसंगत प्रतिबंध भी लगा सकती है, ये अधिकार दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है कि आप इस तकनीकी योग्यता से संबंधित है तो यह व्यवसाय करें। खास करके जब तकनीकी, इसलिए क्योंकि आप टेक्निकल ठीक होंगे तो उस काम को ठीक से कर पाएंगे और उस व्यापार में आपकी उन्नति होगी। जैसे सरकार भी अगर अभी दे रही है, कुछ प्रोत्साहन दे रही है लोगों को कुछ स्टार्टअप के लिए, तो प्रोत्साहन देती है, उसके लिए एक ट्रेनिंग मांगती है कि आप ये प्रशिक्षण करके आएंगे, ये डिग्री आपके पास होगी, इस संदर्भ में हम आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें हम आपको इतनी सब्सिडी भी देंगे। ये बातें निकल करके उसमें आती हैं। फिर है किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है, ऐसा भी अधिकार राज्य को है। उसे लगता है कि ये व्यापार स्टेट सरकार खुद करे या हमारे क्षेत्रों में ऐसे ऐसे व्यवसाय शुरू हों तो वह ऐसा चिन्हित कर सकता है या कुछ व्यवसाय को प्रतिबंधित भी कर सकता है। इस प्रकार जब राज्य किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग पर अपना एकाधिकार जताता है तो प्रतियोगिता में आने वाले व्यक्तियों या राज्यों के लिए अपने एकाधिकार को न्यायोचित ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक कार्यों में उसे लगा देना। जैसे आप कोई काम है, अगर इंडस्ट्री है लेकिन आप मान लीजिए विस्फोटक का इंडस्ट्री बना रहा है, बम बना रहे हैं, पटाखे बनाए जा रहे हैं, तो उस संदर्भ में सरकार कुछ नियमावली बनाती है कि आप इस व्यवसाय को यहाँ नहीं कर सकते, शहर के नज़दीक नहीं कर सकते, शहर से दूर कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ होते हैं जिसके लिए लाइसेंस की भी जरूरत होती है, तो सरकार इसीलिए रखती है ताकि लाइसेंस निर्गत करने का अधिकार हमारे पास हो। तो इसके आगे है, हम लोग देखेंगे अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं अपराध के लिए
दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी या परिषद या कानूनी व्यक्ति जो भी हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है हमारा संविधान। अब इसमें है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसकी 3 व्यवस्थाएं बताई गई है। पहला है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून का नहीं होना। इसमें क्या है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसे ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध से में आरोपित करता हो, किसी प्रवृत्ति विधि के अतिक्रमण नहीं किया है, तो उसे आप दोषी नहीं मानेंगे। यानी कि अपराध, वो व्यक्ति अपराधी तब माना जाएगा जब माना जाएगा कि हाँ ये अपराध के दायरे में है, इसलिए ये अपराधी है, तो उससे पहले वो केवल आरोपित है। उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं तो अपराध का एक स्तर होता है, आप तब तक अपराधी नहीं कहे जाएंगे जब तक उस स्तर को आपने अपराध के श्रेणी में आप नहीं आए हैं, तो उस स्तर तक उतना शक्ति का प्रयोग आपने अगर नहीं किया है तो आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। फिर है दोहरी क्षति नहीं। यानी कि आपने कोई अपराध किया है, अपराध के लिए एक बार से अधिक आपको दंडित नहीं किया जा सकता। एक अपराध के लिए जितना दंड है उतने ही दंड आपको करने हैं। ऐसा नहीं है कि बाद में फिर आपको दोबारा उसके लिए दंड भोगने हैं। जैसे आपका अपराध था, अपराध में आपको पता चला एक बार गया कि आप 2 साल का कैद, 2 साल कैद, फिर आगे सुनवाई चलता है और आप 2 साल कर लिए होते हैं, तब पता चलता है कि नहीं ये तो अपराध थोड़ा बड़ा था, इसकी कैद जो है वो 15 साल की हो गई है। तो आपको 15 साल वाला कैद जो है 2 साल वाला उसमें माइनस हो जाएगा, 13 साल आपको और जेल में रहने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से कुछ है, ऐसा नहीं है कि आप जो है 2 साल कह दिए फिर पता चला किसमें है तो उसमें 2 साल और एक्सटेंड, इस प्रकार से नहीं होगा। जो उसके नियमावली है जिसमें लगता है कि ये दंड संहिता में बनाया गया है कि एक व्यक्ति के अपराध के लिए कितना दंड देना है, तो एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। फिर है स्व अभिशंसन नहीं। स्व अभिशंसन नहीं। किसी अपराध के लिए अभियुक्त या किसी व्यक्ति को स्वयं अपने सिद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम स्वीकार करो कि तुमने ऐसा किया है। पुलिस ऐसा करती है, जिसको 62 का स्टेटमेंट बोलते हैं, उसमें पुलिस आपको मारती है, पीटती है और जबरदस्ती करवाती है कि बोलो कि तुमने ऐसा किया है। आप वहाँ पे आसानी से कबूल ले कि हाँ हमने ऐसा किया है। जब कोर्ट में जाए 64 का बयान हो जज के सामने, तो वहाँ कह दे कि हमको मारा पीटा जा रहा था, हमें टॉर्चर किया जा रहा था, इसलिए हमने कबूल किया है। तो उसमें आपका का शरीर बर्बाद नहीं होगा। अब न्यायालय के पास है कि वहाँ आपके विरुद्ध साक्ष्य अवेलेबल कराएंगे और आपको दोषी होगी। दोषी होगी तो दंड है आपको भोगने हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को बिना अपराध साबित हुए
सिर्फ आरोपित पे अपराधी नहीं कर सकते। इसे कह सकते हैं कि आप पहले किस पद पे रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक पूर्व पद प्रभाव कानून वह है जो पूर्व व्यापी प्रभाव से दंड अभिरोपित करता है, अर्थात किए गए कृत्यों पर या जो ऐसे कृत्य हेतु दंड को बढ़ाता है। अनुच्छेद 20 के पहले प्रावधान के अंतर्गत इस तरह के क्रियान्वयन पर रोक है। हालांकि इस तरह की सीमाएं केवल आपराधिक कानूनों में है, न कि सामान्य सिविल अधिकार या कर कानूनों में। दूसरे शब्दों में जन उत्तरदायित्व या एक कर को पूर्व व्यापी रूप में लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस तरह की व्यवस्था अपराध दोष या सजा सुनाए जाने के मौके पर आपराधिक कानूनों पर प्रभावी रहती है। तो ये रहा। फिर है प्राण दंड एवं दैहिक स्वतंत्रता। तीसरा, प्राण दंड एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत ये अनुच्छेद 21 में आता है, अनुच्छेद 20 में आएगा, 20 में ये आएगा, 19 हम लोगों ने देखा पहले। तो अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसमें एक मामला था, एक प्रसिद्ध मामला है गोपालन मामले। ये 1950 का मामला है। इसमें उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की है और इसमें व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका मतलब राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 21 की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको हमने पढ़ा है, यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत है। इसको हम लोगों ने अमेरिका के संविधान में से लिया था और विधि की विधिवत प्रक्रिया से यह भिन्न है। इस तरह कानून की वैधता एवं उसकी व्यवस्था का अकारण अन्यायपूर्ण आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से है। लेकिन मेनका मामले जो 1978 में उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन मामले में अपने फैसले को पलट दिया। जो गोपाल मामले में जो फैसले दिए गए थे उसने उसको पलट दिया और उसने क्या कहा? उसने कहा कि न्यायालय ने व्यवस्था की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। इसके प्रभाव में अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया पर ही उपलब्ध नहीं बल्कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। न्यायालय के प्राण की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए उसने कहा कि इसके विस्तार का आशय है कि एक व्यक्ति की प्राण स्वतंत्रता में अधिकारों के कई प्रकार हैं। इसे प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों से नहीं बांधा गया बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और उससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है। तो जब मेनका वाला मामला था तो उच्चतम न्यायालय ने मेनका के मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की, जिसमें हम केवल आपको सुना देंगे, लिखेंगे नहीं, बहुत लंबा है। इसमें हमें लगता है कि लगभग 30 से ऊपर अधिकारों की चर्चा है। उसमें मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, पहला क्या उसने कहा है कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। स्वच्छ वातावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। अगर जैसे कोई व्यक्ति है तो उसे अधिकार मिला हुआ है जन्मजात कि वह स्वच्छ पर्यावरण में जिए, प्रदूषण रहित जल पिए, प्रदूषण रहित वायु में जिए, ये उसे अधिकार मिले हुए। हानिकारक उद्योग जो हैं उसे बंद किए जाएं, जहां लोग रहते हैं उसको कहीं और विस्थापित कर दिया जाए वैसे उद्योगों को। इसलिए स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार एक अधिकार मिला हुआ है।
फिर है जीवन रक्षा का अधिकार। हर व्यक्ति को अपने जीवन के रक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो उसे हर मामले में अपने जीवन की रक्षा वो कर सकता है। अब जीवन की रक्षा के संदर्भ में इतना अधिकार उसे प्राप्त है कि लगता है कि इसमें मेरा जीवन चला जाएगा तो वो अगले के विरुद्ध में कोई भी जानलेवा गतिविधि अपने बचाव में कर सकता है। चौथा है निजता का अधिकार, मतलब हमारा सब कुछ मेरा पर्सनल है, निज है, इसका अधिकार है, हम शेयर करें या नहीं करें कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता। आश्रय का अधिकार, हर व्यक्ति को आश्रय का अधिकार है कि हर व्यक्ति का अपना घर हो और वो अपने अनुसार अपने घर में रह सके। स्वास्थ्य का अधिकार, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, ये अधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त है। 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है कि कोई भी बालक को 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा सरकारें व्यवस्थित कराएंगे। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, आपको सरकारी वकील मिलेंगे, आप निःशुल्क कानूनी सहायता आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि पहले सरकारी कानून जो वकील हैं उनके पास बहुत सारे केसेस होते हैं। दूसरे ये होते हैं कि आपको इस बात का डर होता है कि सरकारी एक डॉक्टर जो सरकारी प्रैक्टिस करता है और एक डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, हमारे मन में एक भ्रम बना हुआ है जो सरकारी प्रैक्टिस कर रहा है वो हमें ठीक से इसलिए ट्रीटमेंट नहीं करेगा क्योंकि हम उसे व्यक्तिगत रूप में पैसे नहीं दे रहे हैं, इसलिए वह व्यक्ति हमें ट्रीटमेंट नहीं करेगा। ऐसा ही कुछ मन में भ्रम वकीलों को लेकर के होता है, तो आप जो है सरकारी वकील लेने से डरते हैं, कहते हैं कि अगर पैसे देंगे तो मेरा वकील गंभीरता से केस को लड़ेगा और हम वहां पे केस जीत सकते हैं। तो यह निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, आपको अकेले कारावास में बंद नहीं किया जा सकता, ये आपको अधिकार मिला हुआ है। त्वरित सुनवाई का अधिकार, जितना जल्दी हो सके सुनवाई हो, ये एक व्यक्ति का अधिकार है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, आप चाहें तो आपको पुलिस हथकड़ी नहीं लगा सकती है। 12 अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध, कोई अमानवीय व्यवहार आपके साथ कर रहा है तो भी अधिकार प्राप्त है कि आपके साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं करे, इसके अगेंस्ट में आप कोर्ट में जा सकते हैं। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, मतलब अगर किसी को फांसी दी गई है तो उसको एक शेड्यूल टाइम में आपको देना है, ना कि उसको और ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर वो अधिकार उसको प्राप्त हो जाते हैं। विदेश यात्रा करने का अधिकार, आप विदेश में घूमने जा सकते हैं, ये आपको अधिकार मिले हुए हैं। इसके अलावा बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, आपको कोई मजदूरी करा सकता है लेकिन आपको कोई बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता। जब तक आप इच्छा है काम करें, जब इच्छा है आप छोड़ के निकल सकते हैं। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी को कोर्ट में पुलिस हिरासत में रह करके शोषण नहीं कर सकते, ये अधिकार उसे मिले हुए हैं, लेकिन पुलिस ऐसा करती है तो आप इसके लिए कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, आपको अगर इमरजेंसी में मेडिकल सर्विसेज चाहिए तो आपको अधिकार प्राप्त है। सरकारी अस्पताल में समय पर उचित इलाज का अधिकार, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो अपने आप को ये नहीं कर सकते कि हम अपने हिसाब से पेशेंट को देखेंगे। पेशेंट जब पहुंचा है तो सरकारी अस्पताल में उचित इलाज हो, ये आपका अधिकार हो और समय पे हो। फिर है राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, यदि आपको चाहे तो आपको राज्य के बाहर नहीं भेजा जा सकता, राज्य के बाहर नहीं निकाला जा सकता। एक किसी मामले में अगर प्रभावी व्यक्ति आप हैं, किसी पद पे हैं, जैसे अमित शाह जी को गुजरात वाले मामले में जब उन पे केस चल रहा था तो उनको जो गुजरात से बाहर कर दिया गया था क्योंकि वो गृह मंत्री के पद पे थे। लग रहा था कोर्ट को कि अगर ये रहेंगे तो प्रभावित करेंगे जांच को, इसीलिए जो कर दिया था कि आप जो है वो गुजरात इतने समय तक नहीं जाएंगे, तो उनको बाहर कर दिया गया था। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कोई भी हर व्यक्ति को अधिकार है कि उसकी सुनवाई निष्पक्ष हो। फिर है कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, जो कैदी है उसके लिए जो जीवन की आवश्यकताएं हैं उसकी संपूर्ण आवश्यकताएं पूरी हों जेल में रहने के बाद भी, ये उसका अधिकार है, आप उसके अधिकार से वहाँ पे वंचित नहीं कर सकते। महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, आप जो महिलाएं हैं उसके साथ आप उसका आदर करें, उसका सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो महिलाएं न्यायपालिका में जा सकती हैं। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, मतलब आप जो है आपको कहीं खुले में फांसी नहीं दिया जा सकता, सार्वजनिक जगह पे फांसी नहीं दिया जा सकता, ये आपराधिक का अधिकार है। सुनवाई का अधिकार, आपके केस में सुनवाई का अधिकार आपको है कि आप सुनवाई करा सकते हैं। सूचना का अधिकार, आप सूचना मांग सकते हैं, ये अधिकार आपको मिला हुआ है। प्रतिष्ठा का अधिकार, आपकी जो प्रतिष्ठा है उस पर ठेस न पहुंचे, ये आपका अधिकार है। अगर कोई आप पे गलत आरोप लगाता है और वो गलत आरोप साबित हो जाता है कि गलत था और इसमें आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान पर चोट पहुंचती है तो उसके अगेंस्ट में आप मानहानि केस कर सकते हैं, प्रतिष्ठा हनन का केस कर सकते हैं। फिर है दोषसिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, तो दोषसिद्धि
अगर आप पे नहीं हुआ है तो आप न्यायालय से अपील कर सकते हैं, ऊपरी कोर्ट में या जा सकते हैं। अगर आपके जिला कोर्ट में आपके न्यायालय में चल रहा है मामला एडीएम में, तो आप ऊपर आप आवेदन कर सकते हैं कि मुझे देखिए ऐसा दिया गया है, आप न्याय दें। सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार, आपका परिवार समाज सुरक्षित रहे, ये अधिकार आपको मिला हुआ है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है उसका सशक्तिकरण हो, ये अधिकार आपको मिले हुए हैं। बार बार केटर्स के विरुद्ध अधिकार, बार केटर्स जो होता है उसके विरुद्ध भी आपको अधिकार मिले हुए हैं। जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, फिर आपको मिला है शयन का अधिकार, यानी कि सोने का अधिकार। आप आराम से चैन से सो सकते हैं, कोई व्यक्ति रात में शोरगुल नहीं कर सकता। शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, कितना डेसिबल है, कितना बजे तक होना चाहिए, ये अधिकार आपको मिले हुए हैं। सॉरी, विद्युत बिजली का अधिकार आपको जो है ये अधिकार मिले हुए हैं कि आप बिजली का उपभोग करेंगे। अब आपको चौथा जो अधिकार है उसे बोलते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 क में दिया हुआ है। 21 क के अंदर इसका वर्णन किया हुआ है। इस अनुच्छेद क में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। इस प्रकार यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के एक मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। यह आपको जो है 14 वर्ष के उम्र तक शिक्षा देने का, निःशुल्क शिक्षा देने के अधिकार को पोषित करता है। यह व्यवस्था 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अंतर्गत की गई है। यह संशोधन देश के सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। सरकार ने एक कदम नागरिकों के अधिकार के मामले में द्वितीय क्रांति को भी सही ठहराया है। इस संशोधन के पहले भी संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। बाद में यह कह सकते हैं कि जो निदेशक सिद्धांत होने के कारण यह न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता, यह इसमें कानूनी प्रावधान की व्यवस्था है। इसके अलावा है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण आपको प्राप्त है। यह अनुच्छेद 22 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 22 में इसका जिक्र है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 22। हिरासत दो तरह की होती है, एक होता है दंड विषयक और दूसरा होता है दंड निवारक। एक होता है दंड विषयक, एक होता है दंड निवारक। दोनों में क्या फर्क है? दंड विषयक जिसे पता है कि यह अपराध हो चुका है, इसके लिए दंड का प्रावधान है। एक है कि दंड एक ऐसा न हो कि अपराध हो, इसके लिए भी प्रावधान है। जैसे कोई योजना बना रहा है लेकिन उसने अपराध किया नहीं है, तो योजना बना रहा है, योजना अपराध से पकड़ा जाता है तो दंड निवारक हो जाएगा। अब ये हो जाएगा दंड विषयक, तो इसके अंतर्गत आएंगे ताकि अपराध करे ना, इसके लिए आप चेतावनी दे सकते हैं, एहतियात बरत सकते हैं दंड निवारक के तहत। अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। पहला भाग साधारण कानूनी मामले में से संबंधित है और दूसरा भाग निवारक हिरासत के संबंध में है। तो अनुच्छेद 23 हम लोग देखते हैं तो अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है। जैसे गिरफ्तारी करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। अगर आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो इसकी सूचना आप देंगे कि आप उसको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा है विधि व्यवसायी से परामर्श एवं प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। जैसे आप किसी लॉयर को हायर कर सकते हैं, ये आपके अधिकार हैं। जैसे आपको पुलिस पकड़ के ले गई, आपने लॉयर को फोन किया, लॉयर आपका एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकता है कोर्ट से, आपको बाहर से बाहर निकाल सकता है। फिर है दंडाधिकारी, यानी कि मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे के अंदर
यात्रा उसमें शामिल है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि हम लेके आ रहे थे इसलिए उसके बाद 24 घंटे, नहीं। आप जो है जब उसे गिरफ्तार किए हैं उसके 24 घंटे के अंदर आपको दंडाधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करने हैं। फिर चौथा है दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे के रिहा करने का अधिकार है। यदि दंडाधिकारी ने कह दिया कि इसे रिहा कर दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर उसे आपको रिहा कर देना है। यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक कानून, हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए विदेशियों को उपलब्ध नहीं है, केवल भारतीयों को उपलब्ध है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 22 के प्रथम भाग यानी कि गिरफ्तारी और निरोध, न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, जन अधिकारी गिरफ्तारी, आयकर न देने पर गिरफ्तारी एवं विदेशी के पकड़े जाने पर कानून में लागू नहीं होता है। इसके प्रयोग केवल आपराधिक क्रियाओं या सरकारी अपराध एवं प्रकृति के प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर हो सकता है। ये साबित हो कि अपराध हुआ है। अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषय कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह सुरक्षा नागरिक के विदेशी और नागरिक भी हैं या विदेशी हैं, दोनों को अधिकार प्राप्त है। व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण न बताए। बोर्ड के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश इसमें होंगे। इस बोर्ड में निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है अगर कुछ ऐसे सार्वजनिक हित की बात हो रही है तो। तीसरा है निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन दे सकता है। अनुच्छेद 22 संसद को भी यह बताने के लिए अधिकृत करता है कि पहला यह कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामले में किसी व्यक्ति को निवारक, निरोध या उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए सलाहकार या बोर्ड की राय प्रदान किए बिना विरोध नहीं किया जाएगा। दूसरा है किसी वर्ग या वर्गों के मामले में किसी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक कानून का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन विरोध किया जा सकेगा। तीसरा है जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं और इसमें भी 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था इसके द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड के राय के 3 से 2 माह कर दिया गया है और ये कर दिया गया है कि 2 माह रहेगा। हालांकि यह व्यवस्था अब भी प्रयोग में नहीं आई है जबकि निरोध की मूल अवधि 3 माह अभी भी जारी है। 3 माह तक यदि आप गिरफ्तार होते हैं तो 3 माह तक है आपका। इसके लिए भी कुछ कानून बनाए गए हैं। उसमें है आपका पहले बनाया गया था निवारक निरोध अधिनियम 1950 और 1969 में जो कि समाप्त हो गया था। 50 से बना था, 69 में समाप्त हो गया था। दूसरा था आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जिसको मीशा बोलते हैं, 1971 में बना था, 1978 में इसे निरस्त कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन ये कानून बना था 1974 में। और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नासा 1980 में बना था। फिर बना था चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, ये भी 1980 में बना था। आतंकवादी एवं विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण जिसको हम लोग टाडा बोलते थे 1985 में बना था, 95 में समाप्त हो गया था टाडा, बाद में फिर दूसरा बना। फिर है स्वापक औषधि एवं मना प्रविधि पदार्थ पर व्यापार करने का, मतलब ऐसा जिस मेडिसिन का प्रभाव शरीर मन पे निगेटिव पड़ता है उस पे एक अधिनियम कानून बना था 1988 के तहत। ऐसे कई मेडिसिन प्रतिबंधित किए जा चुके हैं इसके तहत। वो मेडिसिन आपको नहीं सेल करने हैं जो किसी के मन पे प्रभाव डालें। फिर है आतंकवाद निवारण अधिनियम जिसको पोटा बोलते हैं, यह 2002 में बना था और 2004 में इसे निरस्त कर दिया गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व में कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जहां भारत के समान संविधान के अंतरिम भाग में आंतरिक निरोध और निवारण संबंधी कानून की पूरी व्यवस्थाएं हों। अमेरिका में तो है ही नहीं। ब्रिटेन में इन्हें तब दोबारा रखा गया जब प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। अब भारत में भी ब्रिटिश शासन काल में से यह व्यवस्था डाल दी गई थी। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि बंगाल राज्य कैदी विधेयक 1818 एवं भारत की सुरक्षा अधिनियम 1939 में निवारक निरोध की व्यवस्था की गई थी। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में शोषण के विरुद्ध अधिकार के साथ।